कुछ देर बाद डॉक्टर अपने हाथ में बेबी लिए बाहर आती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह लीजिए। बेबी और गुंजन मैम दोनों बिल्कुल हेल्थी है। भले ही गुंजन मैम की डिलीवरी कुछ दिन पहले हो गई है, पर भगवान का शुक्रिया है कि बच्चा और जच्चा दोनों ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर सबने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बेबी और गुंजन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी अंजलि जी ने डॉक्टर को देखते हुए उससे कहा, क्या मैं बेबी को अपनी गोद में ले लूं? इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैम। इतना कहकर डॉक्टर ने बेबी को अंजलि जी के हाथ में दे दिया। डॉक्टर जाने लगी तो नील ने उनसे पूछा, डॉक्टर, गुंजन को डिस्चार्ज कब मिल जाएगा? नील का सवाल सुनकर डॉक्टर, जो कि जा ही रही थी, उसने उसे देखते हुए कहा, सर, कल सुबह तक मैम को डिस्चार्ज मिल जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। वहीं अंजलि जी की गोद में गुंजन का बेबी था, और बेबी को देखते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सबने बारी बारी से बेबी को अपनी गोद में लिया। सबके चेहरे पर खुशी खिली हुई थी, पर सबको बेबी को देखकर राज की याद आ गई थी, जिसके बाद सबकी आंखें नम हो उठी थीं। दिव्या ने मायरा को देवांश की गोद में दिया और बेबी को अपनी गोद में ले लिया, जिसके बाद वो बेबी से प्यार करते हुए बोली, बेबी, आपको पता है मैं आपकी बड़ी मम्मा हूँ। फिर देवांश को दिखाते हुए, और यह आपके बड़े पापा। बेबी, जो कि अभी बहुत छोटा सा था, उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से पहले दिव्या को देखा, फिर देवांश को देखने लगा। उसके बाद उसने मायरा पर निगाह टिका ली, जो कि देवांश की गोद में थी, और वो भी अपनी छोटी छोटी आंखों से बेबी को देखते हुए अपने बिना दांतों वाले मुंह से हंस रही थी। दिव्या ने जब देखा कि बेबी मायरा को देख रहा है, तो उसने कहा, यह आपकी बड़ी दीदी है। आप बड़े हो जाओ, फिर दीदी आपके साथ खेली करेंगी। दिव्या की बात सुनकर एक बार फिर से बेबी दिव्या को देखने लगता है। सब लोग बेबी के साथ खेलने लगते हैं, पर बेबी अभी काफी छोटा है, जिस वजह से वह सोने लगता है। बेबी तो दादी की गोद में सो गया था, तो नील ने नर्स को बुलाया ताकि वह बेबी को गुंजन के पास सुला दे। नर्स बेबी को ले गई तो नील ने सबको देखते हुए कहा, दादी, दादू, मॉम, डैड, अभी आप सबको घर जाना चाहिए। गुंजन तो अभी सो रही है और बेबी भी अभी सो रहा है, तो गुंजन और बेबी के पास मैं रुक जाऊंगा। कुछ ही देर में सब लोग घर जा चुके थे। इस वक्त गुंजन के वार्ड में गुंजन अभी भी सो रही थी। वहीं बेबी उठ चुका था। बेबी नील की गोद में था। सबने बेबी को गोद में लिया था, उसे प्यार किया था, पर नील ने बेबी को एक बार भी अपनी गोद में नहीं लिया था। पर अब बेबी उठा तो रोने लगा। उसे रोते देख नील ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे चुप करवाने के लिए इधर उधर घूमने लगा। कुछ ही देर में बेबी नील की गोद में रोते रोते चुप हो चुका था। वहीं नील गौर से बेबी के फेस फीचर देख रहा था। नील की आंखें इस वक्त नम थी। उसके हाथ में उसकी मोहब्बत उसकी गुंजन का बेबी था, और नील देख सकता था कि बेबी हुबहू राज की तरह दिख रहा था। बेबी की आंखें गुंजन की तरह थी, पर उसका नाक, उसके लिप्स, उसके सारे फेस फीचर्स सब राज की तरह थे। ऐसे लग रहा था कि मानो सामने छोटा राज खड़ा हो। नील बेबी को देख ही रहा था कि बेबी फिर से रोने लगता है। अब कि बेबी रोया तो वह बहुत जोर से रोने लगता है। जैसे ही बेबी इतनी जोर से रोया तो गुंजन, जो कि अभी ही हल्के होश में आने लगी थी, उसने अपनी आंखें खोल ली। गुंजन ने सामने देखा तो नील बेबी को अपने गले से लगाए इधर उधर घूम रहा था ताकि बेबी चुप हो जाए। गुंजन अभी कुछ कहती कि तभी बेबी का रोना सुनकर एक नर्स अंदर आई। नर्स ने गुंजन को देखा, जो कि अभी ही होश में आई थी, फिर उसने नील को भी देखा, जो बेबी को चुप करवाने में लगा हुआ था। तभी नर्स ने नील को देखते हुए कहा, सर, बेबी को शायद भूख लगी है, जिस वजह से वह रो रहा है। आप मैम को बेबी दे दीजिए, मैम उसे फीड करवा देंगी। नर्स की आवाज सुनकर नील ने नर्स को देखा, पर जैसे ही नर्स ने बेबी गुंजन को देने के लिए कहा, नील ने गुंजन की तरफ देखा, जो कि अब तक बेड पर बैठकर अपने हाथ फैलाए उसे देख रही थी। नील ने रोते हुए बेबी को गुंजन के हाथ में दे दिया। गुंजन के हाथ में जाते ही बेबी एकदम से चुप हो गया और वह गुंजन को अपनी छोटी छोटी आंखों में आंसू लिए देखने लगा।
गुंजन ने उसे मुस्कराकर देखा और माय बेबी बोलते हुए उसके माथे को चूम लिया। कुछ सेकंड ही बेबी चुप हुआ पर फिर वो दोबारा से रोने लगा, जिसका साफ मतलब था कि अब उसे बहुत भूख लगी हुई थी। नर्स अब तक जा चुकी थी और गुंजन को बेबी को फीड करवाना था, इसलिए उसने नील की तरफ देखा। नील ने गुंजन का अपने तरफ देखना देखा तो वह तुरंत ही वार्ड से बाहर निकल गया। नील को इस वक्त खुद पर बहुत तरस आ रहा था कि उसकी बीवी उसकी होकर भी उसकी नहीं है। वह दुनिया के सामने तो गुंजन का पति है, पर असलियत तो वह दोनों ही जानते हैं। घर पहुंचने के बाद सब ने डिनर किया, क्योंकि किसी ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया था। उन सब के आते ही खाना तैयार था। दिव्या ने नील और गुंजन का खाना हॉस्पिटल ही भेज दिया था। उसने खास गुंजन के लिए खिचड़ी और दलिया, जूस यह सब रेडी करवाया था। सबने खाना खाया तो सब अपने रूम में चले गए। दिव्या और देवांश जब रूम में पहुंचे तो अब तक रात के करीब 11:30 बज चुके थे। दिव्या की गोद में मायरा थी, जिसे वह अपने साथ लेकर बेड पर बैठ गई। वहीं देवांश ने शावर लिया, जिसके बाद वह बेड के सामने लगे सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। देवांश का सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर था, पर कुछ ही देर में अचानक से उसकी नज़र दिव्या पर गई, जो मायरा को सुलाते हुए खुद सो चुकी थी, पर मायरा तो अभी भी जाग रही थी और दिव्या के बालों के साथ खेल रही थी। देवांश अपनी जगह से उठा और उसने दिव्या की गोद से मायरा को लिया, जिसके बाद उसने मायरा को वहीं रहे उसके बेबी क्रिब में छोड़ा। देवांश ने दिव्या को सही से लेटाया और उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया। देवांश ने दिव्या के माथे पर हल्के से किस की। उसके बाद वह पीछे पलटा और क्रिब में से मायरा को बाहर निकाला। देवांश नहीं चाहता था कि दिव्या की नींद खराब हो, पर उसे यह भी पता था कि अब मायरा जल्दी सोने वाली तो है नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि मायरा दिन में सो जाया करती थी, जिसके बाद वह रात को जल्दी नहीं सोती थी। देवांश मायरा को लेकर अपने रूम की बालकनी में चला गया। बालकनी में हल्की रोशनी थी, वहां पर छोटी डिम लाइट चल रही थी। देवांश मायरा को लेकर इधर उधर घूमने लगा। अक्सर देवांश ऐसा ही करता था। जब भी दिव्या सो जाया करती थी तो मायरा को वह संभाल लेता था, बिना दिव्या को परेशान किए। इसलिए दिव्या की रातों की नींद कभी खराब नहीं हुई। देवांश सिर्फ उसे तब जगाता था जब मायरा को फीड लेना होता था। देवांश मायरा के छोटे से हाथ की उंगली के साथ खेलते हुए मायरा से बोला, मेरी प्रिंसेस को पापा के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए मेरी प्रिंसेस आज सोई नहीं है ना। देवांश की बात सुनकर मायरा अपने बिना दांतों वाले मुंह से मुस्कुराने लगती है। देवांश मायरा को लेकर इधर उधर घूम रहा था और गौर से मायरा के फेस को देख रहा था। उसने मायरा के फेस को देखते हुए उसे कहा, यू नो प्रिंसेस, मुझे हमेशा से मेरी प्रिंसेस चाहिए थी, बिल्कुल तुम्हारी मम्मा की तरह। और तुम्हें पता है, यू आर अ कार्बन कॉपी ऑफ योर मदर। मायरा देवांश की बातें सुनते हुए उसकी उंगली को अपने मुंह में लेकर चूस रही थी और मायरा देवांश को बहुत ही गौर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मायरा को देवांश की बातों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। देवांश ने कुछ पल मायरा का चेहरा देखा, फिर उसकी आंखें देखी जिसमें आज ना सोने की शरारत थी। मायरा जागकर देवांश को आज पूरी तरह परेशान करना चाहती थी। देवांश ने मायरा को देखते हुए कहा, प्रिंसेस आगे तो तुम इतनी सी बातें सुनते हुए सो जाती हो, आज पापा को ज्यादा परेशान करने का इरादा है। हाँ। इतना कहकर देवांश ने मायरा के पेट पर अपना फेस रब किया। देवांश के ऐसा करते ही मायरा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। देवांश कुछ देर मायरा को ऐसे ही इधर-उधर लेकर घूमता रहा। कुछ ही देर में मायरा देवांश की उंगली चूसते हुए सो चुकी थी। देवांश ने मायरा के सोने के बाद उसके माथे पर किस किया, साथ ही उसने धीरे से कहा, माय प्रिंसेस। इतना कहकर देवांश मायरा को रूम में वापस ले आया, जहां आकर उसने मायरा को उसके क्रिब में सुलाया। फिर वो भी बेड की तरफ बढ़ गया। देवांश ने बेड पर दिव्या के बगल में लेटते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। दिव्या ने भी नींद में ही अपने हाथ देवांश के कमर के इर्द गिर्द लपेट दिए। कुछ ही देर में देवांश भी दिव्या को अपनी बाहों में भरकर सो चुका था। अगली सुबह आज घर पर डेकोरेशन की जा रही थी। आखिर रायचंद परिवार की चौथी पीढ़ी का वारिस घर आ रहा था।
यानी कि यह तैयारी बेबी के वेलकम के लिए की जा रही थी। कुछ ही देर में पैलेस में बेबी के वेलकम की सारी तैयारी हो चुकी थी। इसी के साथ बाहर कार रुकने की आवाज आई। रायचंद पैलेस के गेट के बाहर एक कार रुकी जिसकी बैक सीट की एक तरफ से नील बाहर आया। नील ने तुरंत आकर दूसरे साइड का गेट खोला। नील के गेट खोलते ही गुंजन बाहर आई जिसके हाथ में इस वक्त बेबी था। बेबी को लाइट ग्रीन कलर का क्यूट सा सूट पहनाया हुआ था। नील ने गुंजन के एक तरफ से शोल्डर पर हाथ रख कर दूसरे शोल्डर पर रखा। गुंजन अभी थोड़ी वीक थी जिस वजह से नील उसकी पूरी केयर कर रहा था। नील ऐसे ही गुंजन को संभालते हुए पैलेस के मैन गेट को चौखट पर खड़ा कर देता है। जब गुंजन और नील ने सामने देखा तो उन दोनों के चेहरे पर खुशी थी। सामने दादी जी, अंजलि जी, दिव्या, पाखी और सभी जेंट्स खड़े हुए थे। पूरा पैलेस डेकोरेट किया हुआ था। जहां से गुंजन और नील ने चलकर अंदर जाना था उस पूरे रास्ते में गुलाब के फूल बिछाए हुए थे। गुंजन और नील बेबी को लेकर चौखट पर करते कि तभी दादी ने कहा, 1 मिनट बेटा, तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते। हमें तुम्हारी आरती उतारने दो फिर तुम अंदर आ जाना। दादी जी के कहते ही वो दोनों रुक गए। तभी अंजलि जी ने उन तीनों की आरती उतारी। साथ ही उन्होंने तीनों के तिलक भी किया। जिसके बाद उन्होंने गुंजन और नील का मुंह मीठा करवाया। फिर अंजलि जी साइड हो गई। जिसके बाद नील और गुंजन बेबी को लिए अंदर चले गए। अंदर जाते ही नील ने गुंजन को सोफे पर बिठाया और उससे बेबी को अपनी गोद में ले लिया और वो गुंजन के बगल में ही बैठ गया। तभी दादी जी ने नील से कहा, यह तूने सही किया जो गुंजन को बिठा दिया। अभी वह कमजोर है, उसे ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए और ज्यादा देर खड़े भी नहीं रहना चाहिए। दादी की बात सुनकर गुंजन ने नील को देखा जो कि शादी के बाद ही उसकी इतनी केयर कर रहा था। कल रात से लेकर अब तक तो नील ने उसे बहुत केयरफुली ट्रीट किया। अंदर ही अंदर गुंजन को नील का यह सब करना काफी पसंद आ रहा था। तभी सब लोग बारी बारी से बेबी को देखने लगे और उसकी नजर उतरने लगे। सबसे पहले दादी जी ने गुंजन और बेबी की नजर उतारी। दादी जी के बाद दादाजी ने अपनी जेब में से नोटों की गद्दी निकली और गुंजन और बेबी के सिर से वार कर मैड्स को दे दी। साथ ही दादाजी ने देवांश से कहा, देवांश बेटा, रायचंद इंडस्ट्रीज के सारे एम्प्लॉयज को आज डबल बोनस बांट दो। और सुभाष तुम मंदिर जाने की तैयारी करवाओ। आज हम खुद मंदिर जाकर गरीबों में दान पुण्य करना चाहते हैं। आखिर हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी जो आई है। और कहा जाता है कि जब हम अपनी खुशी किसी के साथ बांटते हैं तो वो दोगुनी हो जाती है। दादाजी की बात पर देवांश और सुभाष जी ने मुस्कुराते हाँ में सिर हिलाया। जिसके बाद दोनों ने ही अपने फोन पर किसी को कुछ मैसेज किया। तभी पाखी ने नील से कहा, अब मेरा भतीजा मुझे दे दो। सबने इसे कल रात को प्यार किया था पर मुझे तो अभी तक बेबी को गोद में लेने का भी नहीं मिला। नील ने मुस्कुराते हुए बेबी को पाखी की गोद में दे दिया। पाखी बेबी को लेकर एक तरफ सोफे पर बैठ गई। पाखी के साथ ही सुहान भी बैठ गया। वो दोनों बेबी के साथ खेलने लगे। सुहान और पाखी को रात में ही रोमी ने कॉल कर बेबी के बारे में बता दिया था। जिसके बाद सुहान और पाखी से वहां रुका ही नहीं जा रहा था। दोनों ही सुबह सुबह दिल्ली आ गए थे। अभी जब पाखी और सुहान बेबी से खेल रहे थे तो अंजलि जी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरी बेटी की झोली में भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा दे दे ताकि मेरी बेटी की कोख सुनी ना रह जाए। तभी दादी जी ने अंजलि जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंजलि बहू, तुम ज्यादा ही चिंता कर रही हो। देखना तुम भगवान जल्दी ही हमारी पाखी की झोली भी खुशियों से भर देंगे। अंजलि जी ने दादी जी को देखते हुए कहा, हाँ माँ। और देखिए ना दोनों कैसे बेबी के साथ खेल रहे हैं। वह किसी को बताते नहीं है पर एक माँ होने के नाते मुझे मेरी बेटी का दुख समझ आता है। अंजलि जी की बात सुनकर दादी जी कुछ कह नहीं पाई। उन्होंने बस अंजलि जी को कंसोल किया। तभी गुंजन ने अंजलि जी को देखते हुए कहा, मॉम क्या मैं कुछ और खा सकती हूँ? वो दलिया और खिचड़ी के अलावा। तो अंजलि जी ने कहा, बेटा अभी कुछ दिन तुम्हें हल्का और हेल्थी खाना ही खाना है क्योंकि तुम जो भी खाओगी उसका सीधा असर बेबी पर होगा।
तुम कहो तो तुम्हारे लिए टोमेटो सूप बनवा देती हूँ। उसका टेस्ट कुछ अलग होगा पर स्टिल वो हेल्थी है तुम्हारे और बेबी के लिए। अंजलि जी की बात सुनकर गुंजन ने हाँ में सिर हिला दिया क्योंकि वो काफी दिनों से सेम ही खिचड़ी और दलिया खा रही थी, या फिर उसे फ्रूट्स या फ्रेश जूस मिलता था। बट अभी के लिए टोमेटो सूप भी उसके लिए चाइनीज जैसा होगा। अंजलि जी तुरंत उठकर किचन में चली गई। नील भी गुंजन को सहारा देकर उनके ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में ले गया। वहीं दादाजी और दादी जी मंदिर के लिए निकल गए। रोमी तो सुबह ही बेबी के वेलकम के बाद ऑफिस चला गया था क्योंकि देवांश ने उसे सभरवाल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया था। ऐसा करके देवांश रोमी को टेस्ट करना चाहता था कि वह कितना रिस्पॉन्सिबल है। बेबी अभी भी पाखी के गोद में ही था। वह तो सो रहा था पर पाखी उसकी छोटी सी उंगली के साथ खेल रही थी। साथ ही सुहान भी बैठा हुआ था जो कि पाखी की खुशी देख रहा था। वह बेबी के साथ कितनी खुश थी, सुहान यही बात नोटिस कर रहा था। कुछ देर बाद दिव्या और देवांश मायरा के साथ अपने रूम में थे। देवांश को अपने ऑफिस का कुछ जरूरी काम था जो कि वह अपने रूम में बैठकर कर रहा था। वहीं दिव्या मायरा को फीड करवा रही थी। फीड लेने के बाद मायरा सो चुकी थी। दिव्या ने उसे उसके क्रिब में सुलाया, जिसके बाद वह शावर लेने के लिए चली गई। अभी दिव्या ने सिंपल सी अनारकली ब्लैक ड्रेस पहनी थी। वह मिरर के सामने ड्रेस की बैक डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी जो कि उससे 1 मिनट में बंद भी जाती है। पर तभी दिव्या के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने जो डोरी बांधी थी उसने वह डोरी खोल दी और वह देवांश के स्टडी रूम में चली गई जो कि उनके रूम से अटैच था। दिव्या ने देखा देवांश लैपटॉप पर काम कर रहा था। पर दिव्या के डोर ओपन करते ही देवांश ने दिव्या की तरफ देखा। उसने इशारे में ही दिव्या को पूछा कि क्या हुआ। दिव्या धीमे कदमों से देवांश की तरफ बढ़ गई। कुछ ही सेकंड में दिव्या देवांश के बिल्कुल पास खड़ी थी और वह कुछ पल तो देवांश की आंखों में देखती रही। देवांश ने भी दिव्या की आंखों में देखा पर आज उसे दिव्या की आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। दिव्या देवांश की आंखों में देखते हुए पीछे की तरफ पलट जाती है। अब दिव्या देवांश के सामने पीठ किए खड़ी थी। दिव्या ने अपने कमर तक बालों को धीरे से लजाकत से अपनी गर्दन से आगे किया। इस वक्त देवांश की दिव्या की गोरी पीठ दिखाई दे रही थी जो कि देवांश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी थी। देवांश ने गहरी सांस ली। फिर वह अपने सोफे से उठा और दिव्या की तरफ बढ़ गया। देवांश ने दिव्या को उसकी कमर से पकड़ अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त दिव्या की कमर देवांश के सीने से लगी हुई थी। देवांश अपना सिर झुकाकर दिव्या के शोल्डर पर वेट किस करने लगा। इसी के साथ उसके हाथ दिव्या के पेट पर कस रहे थे। दिव्या की आंखें देवांश के टच से ही बंद हो गई थी। दिव्या की सांस चढ़ने लग गई थी। उसे अपने बदन पर एक सुरसुरी सी महसूस हो रही थी। दिव्या ने देवांश के सीने पर अपना सिर टिका लिया। दिव्या ने धीरे से देवांश से कहा, देव, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर अपने सूट की डोरी तुमसे बंधवाने आई थी। दिव्या की बात सुनकर देवांश के होठ जो दिव्या के शोल्डर पर अपनी हरकत कर रहे थे वह रुक जाते हैं। देवांश ने धीरे से दिव्या के कान में कहा, ओह रियली लिटिल बेबी, तुम यहाँ अपने सूट की डोरी बंधवाने आई थी, पर मुझे तो तुम्हारी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। दिव्या ने जब देवांश की यह बात सुनी तो वह अब शर्म से लाल होने लगी। यह सच ही तो था, दिव्या जानबूझकर देवांश के पास इस तरह से आई थी। दिव्या कुछ कहती कि तभी उसे अपनी लोअर बैक पर कुछ हार्ड फील हो रहा था। वहीं देवांश दिव्या के कान के पास गहरी सांस ले रहा था। देवांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मुझे प्रोवोक कर रही थी लिटिल बेबी। नाउ आई विल बी वेरी वाइल्ड। यू हैव टू हैंडल मी। इतना कहकर देवांश ने दिव्या के ईयरलोब पर बाइट कर ली। इसी के साथ दिव्या की हल्की आह निकल गई। दिव्या ने अपने धड़कते दिल को संभालते हुए कहा, देव प्लीज लेट मी गो। मयू उठ जाएगी और तुम्हें पता है ना, उसके उठने पर उसे अपने पास अगर कोई ना मिला तो वह रोने लग जाएगी। देवांश ने वैसे ही झुके हुए ही दिव्या के कान में कहा, यह बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना लिटिल बेबी। इतना कहकर देवांश ने दिव्या को छोड़ दिया।
उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और किसी को मैसेज किया। कुछ ही देर में उनके रूम का डोर नॉक हुआ। देवांश स्टडी रूम से निकलकर बाहर अपने रूम में आया। उसने डोर ओपन किया तो सामने पाखी खड़ी थी। देवांश ने पाखी को मायरा की तरफ इशारा किया जो कि अपने क्रिब में आराम से सो रही थी। पाखी ने देवांश को मुस्कुराकर देखा। पाखी ने जल्दी से जाकर मायरा को अपनी गोद में लिया और उसे लेकर देवांश दिव्या के रूम में से निकल गई। इधर देवांश ने रूम लॉक किया। वह वापस अपने स्टडी रूम में गया। वहां जाकर उसने दिव्या को बैक हग कर लिया। दिव्या ने अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहा, गेट पर कौन था? देवांश ने दिव्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने दिव्या की बैक पर किस करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से दिव्या की आंखें बंद हो गई। उसने फिर से देवांश को कहा, देव, वो माय एच नो वर्ड्स लिटिल बेबी। इस वक्त सिर्फ तुम और मैं है। प्रिंसेस की चिंता मत करो, वह अपनी बुआ के पास है। जस्ट फोकस ऑन मी। दिव्या मायरा के बारे में कह ही रही थी कि देवांश ने उसे बीच में टोक कर अपनी ही बात कह दी। और जब उसने यह सुना कि मायरा पाखी के पास है तो दिव्या को फिर से शर्मा जाती है कि पाखी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। पर दिव्या और कुछ सोचती कि तभी देवांश ने कुछ ऐसा किया कि दिव्या के चेहरे पर शर्म की लाली और छा जाती है। साथ ही वह मुस्कुरा देती है। देवांश ने वहीं रहे म्यूजिक सिस्टम पर एक सॉन्ग प्ले कर दिया था। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। देवांश ने दिव्या को अपनी तरफ घुमाया और बिना एक पल गवाए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। देवांश ने दिव्या की कमर पर अपने हाथ कसे हुए थे। वहीं दिव्या के हाथ देवांश की गर्दन पर थे। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। देवांश दिव्या को किस करते हुए इधर उधर मूव कर रहा था। दोनों की आंखें खुली हुई थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहां पर येलो कलर की डिम लाइट चल रही थी। यह स्टडी रूम किसी रोमांटिक रूम में चेंज हो गया था। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे, जैसे शाखों से पत्ते बेहया। करीब 10 मिनट बाद उनकी किस ब्रेक हुई, वो भी इसलिए क्योंकि दिव्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसने देवांश के कंधे पर टैप किया तो देवांश ने उसे छोड़ दिया। बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिकर, ना शर्म, ना लिहाज, एक बार आया है। देवांश ने दिव्या के होठों को छोड़ा तो उसने अपने होठ दिव्या की नेक पर रख दिए। साथ ही उसके हाथ दिव्या की खुली हुई पीठ पर थिरकने लगे थे। देवांश के होठ और उसके हाथ अपनी हरकत किए जा रहे थे और दिव्या गहरी गहरी सांसें लिए जा रही थी। फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। देवांश ने एक झटके से दिव्या को घुमाया। अब उसकी पीठ देवांश की तरफ थी। देवांश ने कुछ पल उसकी खुली हुई पीठ को देखा, फिर उसने अपने होठ दिव्या की खुली हुई पीठ पर रख दिए। इसी के साथ दिव्या ने अपने अनारकली ड्रेस को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। कुछ देर दिव्या की पीठ को चूमने के बाद देवांश ने उसके शोल्डर से उसकी ड्रेस नीचे सरका दी। फिर उसने अपने होठ दिव्या के शोल्डर पर रखे और उसके शोल्डर को बेतहाशा चूमने लगा। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की। देवांश ने धीरे धीरे दिव्या के बदन से उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में दिव्या अपना सिर झुकाए आंखें बंद किए हुए देवांश के सामने बेलिबास खड़ी थी। तू खामखा, तू लाजमी, तू ही रजा, तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया है। देवांश ने कुछ पल दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। एक बार फिर से उसने दिव्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। साथ ही अब उसने दिव्या को अपनी गोद में उठा लिया। दिव्या ने गिरने के डर से देवांश के शोल्डर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। दिव्या की आंखें बंद थी और देवांश उसे किस करते हुए अपने रूम में लेकर आया। होठों पे तेरे इजहार आया है, होठों पे तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया है।
देवांश ने दिव्या को बेड पर लेटाया और खुद बेड के पास खड़ा हो गया। दिव्या की आंखें बंद देखकर देवांश ने उसके कानों के पास अपने होठ रखे और धीरे से हस्की वॉइस में बोला, ओपन योर आइज लिटिल बेबी। इतना कहने के बाद देवांश ने दिव्या के ईयरलोब को बाइट कर लिया। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। देवांश के कहने के कुछ पल तो दिव्या ने अपनी आंखें नहीं खोली, पर कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। देवांश सीधा खड़ा हुआ और उसने दिव्या की आंखों में देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। देवांश के हाथ अपनी शर्ट की बटन खोल रहे थे और जैसे जैसे उसकी शर्ट की बटन खुल रही थी वैसे वैसे दिव्या की नजरें उसकी पूरी बॉडी पर जा रही थी। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। कुछ ही पलों में देवांश दिव्या के सामने खड़ा था और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। दिव्या की आंखें उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रही थी। दिव्या देवांश की बॉडी को स्कैन करने में खोई हुई थी। तभी देवांश ने झुककर दिव्या से हस्की वॉइस में कहा, तुम्हारा ही हूं। सिर्फ देखो ही मत, टच भी करो। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। देवांश की बात सुनकर दिव्या अपनी जन्नत वाली जिंदगी से बाहर आई और शर्म से उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। देवांश एक झटके से दिव्या के ऊपर आ गया। उन दोनों का बेलिबास बदन एक दूसरे से टच हुआ तो दोनों को ही अपने बदन पर एक अलग सी सुरसुरी महसूस हुई। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे, जैसे शाखों से पत्ते बेहया। देवांश ने एक बार फिर से अपने होठ दिव्या के होठों पर रख दिए। दोनों बेतहाशा एक दूसरे को किस करने लगे। बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिकर, ना शर्म, ना लिहाज एक बार आया है। देवांश दिव्या कुछ मिनट तक एक दूसरे को किस करते रहे, जिसके बाद जब वह दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो दोनों गहरी सांस लेने लग गए थे। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखा। फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है। फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। जिसके बाद देवांश ने दिव्या की नेक पर अपने होठ रखे। फिर वह उसकी गर्दन, उसकी कॉलर बोन, उसकी क्लीवेज हर जगह किस करने लगा। देवांश दिव्या को किस के साथ हर जगह जोर से दांत से काटता, फिर वही अपने होठों से सॉफ्ट किस करता। किस के साथ बाइट करते हुए देवांश नीचे बढ़ गया। देवांश के हाथ दिव्या के चेस्ट पर थे। देवांश के हाथ दिव्या की चेस्ट पर अपनी हरकत कर रहे थे। दिव्या काफी जोर से मौन कर रही थी। उसे डर था कि कहीं बाहर कोई उसकी आवाज ना सुन ले, पर देवांश था कि दिव्या को और तेज मौन करने के लिए मजबूर कर रहा था। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। देवांश किस करते हुए और नीचे बढ़ गया। कुछ ही पलों में उसके होठ दिव्या की सॉफ्टनेस पर थे और यह महसूस कर दिव्या अपने होठों को अपने दांतों से काटने पर मजबूर हो गई थी। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की। कुछ पल बाद देवांश अपने होठों पर अपनी जीभ फेरते हुए ऊपर की तरफ आया। देवांश ने दिव्या के होठों से एक बार फिर अपने होठ मिला दिए और वह उसके होठों को किस करने लगा। तू खामखा, तू लाजमी, तू ही रज़ा, तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया है। और अब वह दिव्या की सॉफ्टनेस पर अपनी हार्डनेस रखकर दिव्या में एंटर करने लगता है। इसी के साथ दिव्या की दबी हुई आह निकल गई। होठों पे तेरे इजहार आया है। होठों पे तेरे इजहार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। देवांश एकदम वाइल्ड तरीके से दिव्या के अंदर थ्रस्ट किए जा रहा था। दिव्या की आहें निकलने लगती है। देवांश तेजी से मूव कर रहा था और दिव्या आहें निकालते हुए बार बार देवांश का नाम लिए जा रही थी। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। दिव्या देवांश दोनों अपनी दुनिया में खोए हुए थे। आई बैकग्राउंड में सॉन्ग अभी भी रिपीट मोड पर चल रहा था।
और दिव्या देवांश दोनों इस सॉन्ग की वजह से एक दूसरे में और खोते जा रहे थे। रात का समय। दिव्या और देवांश अभी तक अपने रूम में ही थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। पर तभी बाहर से पाखी की आवाज आई, दिव्या, देवांश भाई प्लीज गेट खोलिए, मायरा रो रही है। आप दोनों अपनी दुनिया में खोए हुए हो। अपनी बेटी को भी याद कर लो, उसे कब से आपने मेरे पास छोड़ा हुआ है, उसे फिर तो लेने दो। देवांश भैया अब भाभी को छोड़ भी दीजिए। पाखी गेट के बाहर खड़ी इन दोनों को टीज कर रही थी। बाहर से पाखी की बात सुनकर देवांश, जो कि दिव्या के ऊपर झुका हुआ उसके होठों को चूम रहा था और उसकी बॉडी अभी भी दिव्या के अंदर तेजी से मूवमेंट कर रही थी, पर जब उसने पाखी की बात सुनी वह रुक गया। उसने दिव्या के होठों से अपने होठों को अलग कर दिया और दिव्या भी हड़बड़ा गई कि अब वह पाखी के सामने शर्मिंदा हो जाएगी और अगर पाखी ने यह बात घर में किसी और को बता दी तो वह तो शर्म से ही मर जाएगी। देवांश दिव्या के ऊपर से उठा और उसने दिव्या को ब्लैंकेट से पैरों से सर तक पूरा कवर अप कर दिया। फिर वह बाथरूम में गया, वहां से 2 बाथरोब लेकर आया। उसने दिव्या के पास एक बाथरोब रखा और एक बाथरोब खुद पहनकर गेट खोलने के लिए चला गया। उसने थोड़ा सा ही गेट खोला ताकि पाखी की नज़र रूम के अंदर ना जाए या कहीं वह रूम के अंदर देख ना ले। देवांश ने अपने हाथ आगे पाखी की तरफ कर दिए तो पाखी ने हंसते हुए उसके गोद में मायरा को दे दिया। पाखी एक नज़र देवांश को हंसते हुए देखकर वहां से चली गई। देवांश ने पाखी के हंसने पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने पाखी के जाने के तुरंत बाद गेट लॉक कर दिया। फिर वह मायरा को अपनी गोद में लिए हुए उसे कुछ देर इधर उधर लेकर घूमते हुए बोला, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? प्रिंसेस तो कभी रोती नहीं है, तो मेरी प्रिंसेस क्यों रो रही है? इतना कहकर उसने मायरा के पेट पर अपना फेस रब किया। देवांश के ऐसा करने से मायरा खिलखिलाकर हंस दी। देवांश ने मायरा को थोड़ा सा प्यार किया और इतने में ही वह रोना बंद कर देती है। जितने में देवांश ने मायरा को थोड़ा सा शांत किया, उतने में दिव्या ने अपने पास रखा हुआ बाथरोब पहन लिया। दिव्या उठकर बैठी और उसने देवांश को आंखों से इशारा किया कि वह मायरा को उसकी गोद में दे दे। देवांश ने भी दिव्या की गोद में मायरा को दे दिया। दिव्या मायरा को फीड करवाने लगी तो देवांश उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। जब दिव्या ने महसूस किया कि देवांश उसे ही देख रहा है तो उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। दिव्या की इस हरकत पर देवांश खुलकर मुस्कुरा दिया। फिर वह बाथरूम में चला गया शावर लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नील और गुंजन का कमरा। नील ने भी आज गुंजन के साथ ही खाना खाया था। उसने भी वही खाना खाया जो गुंजन ने खाया था, दलिया और सूप, जूस, फ्रूट वगैरह। अभी वो बेबी की केयर भी कर रहा था। गुंजन अभी इस हालत में नहीं थी कि वह पूरा टाइम बेबी को संभाल सके। बार बार गुंजन की ना चाहते हुए भी आंख लग रही थी। गुंजन सो ही रही थी और नील बेबी को क्लीन कर रहा था क्योंकि बेबी ने पॉटी कर ली थी। नील बेबी को क्लीन कर रहा था कि तभी अंजलि जी 2 गिलास दूध लेते हुए रूम में एंटर हुई। उन्होंने नील को देखा जो बेबी को क्लीन कर रहा था। अंजलि जी ने नील से कहा, नील बेटा लाओ, बेबी को मैं क्लीन कर देती हूँ, और अगर तुम कहो तो मैं आज गुंजन के साथ सो जाती हूँ। गुंजन की हेल्प हो जाएगी। नील ने ऑलमोस्ट बेबी को क्लीन कर ही दिया था। उसने बेबी को न्यू कपड़े पहनते हुए कहा, मॉम आपको अपने बेटे पर कोई शक है क्या कि वो अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएगा? अंजलि जी ने जब नील की बात को सुना तो उनकी आंखें नमी से भर गई, क्योंकि वह नील के दिल में गुंजन के लिए जो मोहब्बत है उससे अनजान है। अंजलि जी ने नील के सिर को सहलाते हुए कहा, नील थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच कि तुम गुंजन और बेबी दोनों को राज की कमी नहीं होने दे रहे हो। अगर तुमने गुंजन से शादी नहीं की होती तो आज गुंजन और बेबी दोनों ही हमारे पास नहीं होते। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते बेटा। नील ने अंजलि जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मॉम एहसान की बात मत कीजिए। अगर आप एहसान की बात करेंगी तो फिर तो सबसे बड़ा एहसान आपने और पूरे परिवार ने मेरे ऊपर किया है। आप लोगों ने मुझे तब अपनाया जब मेरी फैमिली होते हुए भी मैं इस दुनिया में अकेला था। अंजलि जी ने नील को रोकते हुए कहा, ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते। ये तो असल में किस्मत का खेल है। किस्मत ने शुरू से तुम्हें हमारे बेटे के रूप में लिखा हुआ था। राज और गुंजन की शादी होना
उसके बाद राज का हम सबको छोड़कर जाना। फिर तुम्हारा गुंजन से शादी करना। यह सब चीजें किस्मत ने पहले ही लिखा हुआ था। अंजलि जी की बात सुनकर नील हल्का सा मुस्कुरा देता है। अंजलि जी ने दूध के गिलास नाइट स्टैंड पर रखते हुए नील से कहा, यह 2 गिलास दूध है। एक हल्दी वाला दूध है, वो तुम गुंजन को उठाकर पिला दो। और दूसरा गिलास तुम पी लेना। और बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। अभी बेबी छोटा है तो तुम्हें शायद उसे संभालने में दिक्कत आएगी। नील ने मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिला दिया तो अंजलि जी गुंजन और नील के रूम से निकल गई। नील ने देखा कि गुंजन सो रही है तो उसने उसे दूध पीने के लिए नहीं उठाया और ना ही उसने खुद दूध पिया। उसने वहीं नाइट स्टैंड पर दूध को छोटी कप प्लेट्स से ढक दिया। फिर नील ने बेबी की तरफ देखा जिसकी आंखें टुकुर टुकुर नील को ही देखे जा रही थी। नील मुस्कुरा दिया और उसने बेबी को अपनी गोद में उठा लिया और उससे बातें करने लगा। नील बेबी के साथ बातें करते हुए इधर उधर घूम रहा था ताकि बेबी जल्दी सो जाए। और ऐसा हुआ भी, नील के उसे इधर उधर लेकर घूमने से बेबी जल्दी ही उसकी गोद में सो जाता है। अब नील ने बेबी को गुंजन के पास ही बेड पर लेटाया और खुद भी बेबी के इस साइड लेट गया। उसने अपना एक हाथ हल्के से बेबी के पेट पर रख लिया। नील कुछ देर तो कभी गुंजन का मुंह देखता तो कभी बेबी का मुंह देखता। ऐसे ही कुछ सोचते सोचते नील भी अपनी आंखें बंद के लेता है। वहीं दिव्या और देवांश के रूम में दिव्या और देवांश ने शावर ले लिया था, जिसके बाद दोनों ने रूम में ही डिनर किया। क्योंकि बाकी सभी फैमिली मेंबर ने तो पहले ही खाना खा लिया था जब यह दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। डिनर के बाद दोनों ही मायरा के इधर उधर बेड पर लेट गए। अगला दिन सुबह का वक्त। सब लोग डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तभी पाखी ने रोमी को देखते हुए उससे कहा, ओए छोटू, मॉम तो कह रहे थे कि तू मुझे बहुत याद करता है, पर जब से मैं आई हूं तुझे तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। ये कौन सा याद करना होता है कि पीठ पीछे याद करते रहो, जब बंदा सामने हो तो उससे बात भी ना करो। रोमी ने काफी उदासी से पहले एक नज़र देवांश को देखा जो कि चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। फिर उसने पाखी को देखते हुए कहा, वह क्या है ना, आजकल बड़े भैया ने मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट थमा रखा है। देवांश ने जब रोमी की बात सुनी तो उसने उसे घूर कर देखा, जैसे आंखों से ही उसे खा जाएगा। देवांश के ऐसे देखने से रोमी डर ही गया। फिर उसने पाखी की तरफ देखा जो कि उसकी हालत देखकर हंस रही थी। रोमी ने पाखी से काफी चिढ़ते हुए कहा, हंस ले हंस ले, कभी मेरा भी दिन आएगा जब मैं भी तेरी हालत पर हंसूंगा। सब लोग उन दोनों की प्यारी सी खट्टी मीठी बहस सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पर अब की गुंजन ने हंसते हुए कहा, वैसे रोमी यह ना हम सबका बचपन से है। तेरी हमेशा ही ऐसी हालत होती है कि हमें तेरे ऊपर हंसी आती है, पर तू हमेशा यही कहता है कि तेरा भी दिन आएगा। पर आई डोंट थिंक कि तेरा दिन कभी आया है। हा हा हा। गुंजन अपनी बात बोलने के बाद एक बार खुलकर मुस्कुरा देती है। वहीं उसकी बात सुनकर रोमी का बुरा सा मुंह बन गया था। बाकी के घर वाले भी हंसते हुए खाना खा रहे थे। अंजलि जी ने गुंजन को देखते हुए कहा, गुंजन बेटा, तुम्हारी नींद तो पूरी हुई ना रात को? बेबी ने ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? गुंजन ने एक नज़र नील को देखा, फिर उसने अंजलि जी से कहा, हाँ मॉम, मेरी नींद तो अच्छे से पूरी हुई है, पर शायद बेबी ने नील को सारी रात परेशान किया होगा। अंजलि जी ने नील की तरफ देखा तो नील ने कहा, मॉम, मेरे लिटिल चैंप ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। वह तो बस मुझे कह रहा था कि मैं उससे बातें करूं तो मैं बस उससे बातें कर रहा था, फिर वह बातें सुनते सुनते सो गया। मेरा लिटिल चैंप बहुत अच्छा बच्चा है, उसके बारे कोई भी कुछ भी बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिरी की बात नील ने गुंजन की तरफ देखते हुए कही, जिससे गुंजन भी हंसने लगी और बाकी सबके होठों पर भी स्माइल आ गई। तभी पाखी ने कहा, वैसे दादी, हम लोग कब तक बेबी को बेबी बेबी कहकर बुलाने वाले हैं? उसका कोई अच्छा सा नाम भी तो होना चाहिए ना? तो दादी जी ने पाखी की जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल ही पंडित जी को बुला लेती हूँ।
बेबी के लिए पूजा भी हो जाएगी, साथ में उसका नामकरण भी कर देंगे। दादी की बात पर पाखी ने खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। तो अब की अंजलि जी ने कहा, अरे कल तो दिव्या और देवांश की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी है ना। तो सबने जोर से हाँ चलाया, क्योंकि बेबी के आने के बाद दिव्या और देवांश की एनिवर्सरी सब भूल ही गए थे। तो सुभाष जी ने दिव्या से कहा, दिव्या बेटे इस बार तो आपको बिग सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। अगर इस बार भी आपको बिग सेलिब्रेशन चाहिए तो आप बता दीजिए, हम आज ही सब वर्कर्स को काम पर लगा देते हैं। दिव्या ने एक बार देवांश की तरफ देखा जो कि खुद उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। दिव्या ने मुस्कुराते हुए सुभाष जी से कहा, नहीं पापा, इस बार हमें पिछली बार की तरह ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। हम जानते हैं पिछले एक साल में हम सब पर क्या क्या गुजरी है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि इस बार पूरा परिवार मिलकर खुशी मनाएं। दिव्या की बात सुनकर सबको एक बार फिर से राज के साथ हुए हादसे की याद आ गई, जिसके बाद सबकी आंखें ही नम होने लगी थी। पर तभी नील ने कहा, अच्छा तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं, दादी आप कल सुबह पंडित जी को बुला लीजिए। सुबह के टाइम बेबी का नामकरण हो जाएगा और शाम को दिव्या और देवांश की एनिवर्सरी पार्टी। नील का यह आइडिया सबको अच्छा लगा। तो खाना खाने के बाद दादी जी ने पंडित जी को फोन करके कल पूजा के लिए कह दिया। सबका खाना हो जाने के बाद दादी जी हॉल में बैठे हुए थे। उन्हीं के पास सुभाष जी और अंजलि जी बैठी हुई थी। इस वक्त छोटू बेबी दादाजी की गोद में था और मायरा अंजलि जी की गोद में थी। वह सभी लोग बच्चों के साथ बातें कर रहे थे। भले ही बच्चे बोल नहीं सकते थे पर उनकी बात तो सुन ही सकते थे, जो कि वह सुन भी रहे थे और हंस भी रहे थे। वहीं देवांश, नील, रोमी इस वक्त इंडस्ट्रीज पहुंचे हुए थे। वह अपने अपने केबिन में थे। रोमी के केबिन में रोमी अपने लैपटॉप पर इस वक्त कार्टून देख रहा था, वह भी ईयरपॉड लगाकर। Seriously, he is watching cartoons on his laptop. What kind of this baby? Oops man. रोमी अपने कार्टून देख ही रहा था कि उसके फोन की रिंग बजी। रोमी ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा जहां पर मिस रिबिका लिखा हुआ शो कर रहा था। रोमी ने बड़ी ही लापरवाही से कॉल पिक की और बोला, हेलो मिस रिबिका, कैसी है आप? दूसरी तरफ से रिबिका की मीठी पर थोड़ी गुस्से वाली आवाज आई, हेलो माई फुट। तभी रोमी ने कहा, ओके, हेलो टू योर फुक। रिबिका ने रोमी की बात पर थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम अनपढ़ गंवार हो। तुम्हें क्या ही पता होगा कि अगले ने इंग्लिश में क्या कहा है। रोमी जो कि अभी तक चिल मूड में था, उसने भी रिबिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह तुम तो जैसे इंग्लिश की मैडम हो। दूसरी तरफ से रिबिका ने खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लेना देना मैं मैडम हूं या नहीं, तुम तो। इतना बोलने के बाद रिबिका को पीछे से किसी आदमी की आवाज आई। उस आवाज को सुनने के बाद रिबिका को याद आया कि उसने रोमी को कॉल किस लिए किया था। उसने बात बदलते हुए कहा, बेवकूफ इंसान, तुम्हारे चक्कर में मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात भूल गई। तुम अभी के अभी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन प्लेस पर आओ। इसके बाद उसने रोमी की कोई बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिया। इधर रोमी, जिसका रिबिका की वजह से पूरा कार्टून एपिसोड मिस हो गया था, उसे अब रिबिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रोमी ने रिबिका की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि उसने उसे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन प्लेस पर बुलाया है। रोमी को कोई ख्याल नहीं था कि उसे रिबिका ने किस बात के लिए फोन किया था। उसके दिमाग से तो यह भी निकल गया था कि उसे रिबिका का फोन भी आया था। रायचंद पैलेस। दिव्या, गुंजन, पाखी तीनों इस वक्त गुंजन के रूम में बैठी हुई बातें कर रही थी, क्योंकि छोटू बेबी और मायरा तो दादाजी और दादी जी के पास थे। इसलिए अभी गुंजन और दिव्या फ्री थी, जिस वजह से पाखी भी उनके साथ बैठी हुई थी। पाखी, दिव्या और गुंजन अपने बचपन से लेकर अब तक का सफर बातों में तय कर रही थी। तीनों ही इन खास लम्हों को याद कर रही थी जो उनकी लाइफ को स्पेशल बनाते हो। पाखी को अचानक से याद आया कि सुहान कहाँ पर है। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद से वह भी बाकी जेंट्स के साथ पैलेस से बाहर निकल गया था। पाखी को यह याद आते ही उसने तुरंत सुहान को कॉल की, पर सुहान ने कॉल रिसीव ही नहीं की।
उसके बाद पाखी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह दिव्या गुंजन के साथ फिर से बिजी हो गई। वहीं सुहान आज किसी अलग ही प्लेस पर आया हुआ था। वह किसी चीज की तैयारी करवा रहा था, पर अभी के लिए यह सब तो किसी को भी नहीं पता था कि सुहान किसके लिए क्या कर रहा है। करीब 1 घंटे। रोमी का केबिन। रोमी अभी भी अपने लैपटॉप पर कार्टून सीरीज ही देख रहा था कि तभी उसके केबिन का गेट नॉक हुआ। रोमी ने कम इन बोला तो उसके केबिन में रोमी का असिस्टेंट आया। रोमी के असिस्टेंट के फेस पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने काफी घबराते हुए कहा, बॉस? वो। रोमी ने जब अपने असिस्टेंट को इस तरह अड़ते हुए देखा तो उसने कहा, अरे बोलो भी, क्या हुआ? तुम्हारे गले में सीटी अटक गई है क्या? तभी रोमी के असिस्टेंट ने वैसे ही घबराहट के साथ कहा, बॉस, वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो मिस सभरवाल है वह आज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन प्लेस पर गई थी और उन्होंने मुझे फोन किया कि उन्हें कुछ चीजें जो हमारी टीम वहां पर कर रही है वह पसंद नहीं आई है। जैसे कि वह प्रोजेक्ट को 50% पर देख रही है तो उन्हें कल तक प्रोजेक्ट प्लेस की कंस्ट्रक्शन पर कुछ चेंज चाहिए। अगर वह चेंज नहीं हुए तो वह इस बारे में देवांश बॉस से बात करेंगी। अपने असिस्टेंट के मुंह से इतनी बात सुनने के बाद रोमी को याद आया कि उसे भी रिबिका का फोन कॉल आया था, पर उसने तो उसे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन प्लेस पर बुलाया था। यह बात याद आते ही रोमी ने तुरंत रिबिका को फोन कॉल लगा दिया और अपने असिस्टेंट को हाथ के इशारे से जाने के लिए कहा, जिसके बाद वह असिस्टेंट रोमी के केबिन से निकल गया। रोमी ने रिबिका को कॉल की तो 4-5 रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुई। रोमी ने तुरंत कहा, मिस रिबिका, कहाँ हैं आप? अगर आप अभी भी कंस्ट्रक्शन प्लेस पर है तो प्लीज मेरा वेट करिए, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। तभी दूसरी तरफ से रिबिका ने कहा, कोई जरूरत नहीं है मिस्टर रायचंद आपको कंस्ट्रक्शन प्लेस पर जाने की। आप जाना जरूर जाना, पर पहले मेल चेक कर लीजिए। मैंने आपको जो भी चेंजेस करवाने हैं वह सारे मेल कर दिए हैं। रिबिका की बात सुनकर रोमी ने तुरंत ही ओके मैं चेक करता हूं कहकर कॉल कट कर दी और साथ ही उसने मेल ओपन की और बड़े ही ध्यान से मेल चेक की और मेल में जो भी रिबिका ने लिखा था वह पढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ देवांश इस वक्त कुछ अलग ही प्लान कर रहा था। कल उसकी और दिव्या की शादी को 2 साल पूरे होने वाले थे। देवांश ने दिव्या के लिए लास्ट टाइम भी एक सरप्राइज ट्रिप प्लान की थी, जो कि दिव्या की प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद उसने कैंसिल कर दी थी, पर इस बार वह कुछ स्पेशल करना चाहता था जो कि दिव्या और देवांश दोनों को जिंदगी भर याद रहें। और यही बात देवांश अभी अपने केबिन में अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ सोच रहा था। रात का वक्त। सब लोग घर पर थे सिवाय पाखी और सुहान के। सुहान ने घर पर बताया कि उसे किसी काम के लिए पाखी को आज को रात बाहर लेकर जाना है। वैसे तो सभी समझते हैं कि दोनों शादीशुदा है, कहीं भी आ जा सकते हैं एक साथ, इसीलिए किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा और वह दोनों चले गए। पर उनके जाने से पहले दादी ने उन्हें सुबह 6 बजे तक घर आने के लिए कह दिया, जिसके बाद वह दोनों हाँ में सिर हिलाकर वहां से निकल चुके थे। वहीं पैलेस में सबका डिनर हो चुका था और सभी ही अपने अपने रूम में जा चुके थे, क्योंकि सुबह के लिए सबको जल्दी उठना था। सुबह की पूजा के लिए दादी ने अंजलि जी को सब कुछ समझा दिया था, क्योंकि पंडित जी सुबह ही आने वाले थे और फिर पूजा भी सुबह 7 बजे की ही रखी गई थी, इसलिए कुछ कुछ तैयारी तो अभी रात को ही करनी होगी, जिसके लिए दादी और अंजलि जी काम में लगी हुई थी, जिसमें उनका साथ 3-4 मेड दे रही थी। अपना काम करने के बाद दादी जी और अंजलि जी भी सोने के लिए अपने रूम में चली गई। वहीं दिल्ली के सबसे फेमस और रिचेस्ट होटल में एक कपल इस वक्त उस होटल के पुल एरिया में बैठा हुआ था। यह मल्होत्रा रिजॉर्ट था, जो कि अभी नया ही ओपन हुआ है, पर इसकी लुकिंग बहुत शानदार दिखाई दे रही है। वहां की हर चीज देखने में काफी खूबसूरत लग रही है। दिल्ली। रात का वक्त। मल्होत्रा रिजॉर्ट। इस बड़े से महल जैसे रिजॉर्ट में पूल के पास एक कपल बैठा हुआ था। उनके सामने एक राउंड टेबल रखी हुई थी। यह राउंड टेबल बहुत ही रोमांटिक तरीके से डेकोरेट की हुई थी। इस राउंड टेबल पर बहुत तरह के खाने और पीने का सामान रखा हुआ था। साथ ही सारा पूल साइड एरिया डेकोरेट किया हुआ था।
यहाँ पर हर जगह गुलाब के पिंक कलर के फूल थे। पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन में डेकोरेशन की हुई थी। उस लड़की ने बहुत ही खूबसूरत सी ब्लैक कलर की वी नेकलाइन वाली ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल कर्ली किए हुए थे। उन कपल में से वह लड़की उस लड़के को देखते हुए बोली, सुहान, यह कौन सी जगह है? तुम तो कह रहे थे तुम्हें मुझे किसी से मिलवाना है। वह लोग कहाँ है जिससे तुमने मुझे मिलवाना है? यह ना मेरा ड्रीम प्लेस लग रहा है। यह सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अपने ख्यालों में सोचती थी कि किसी को इस तरह का भी रिजॉर्ट रेडी करवाना चाहिए। ऊपर से इसकी डेकोरेशन, आई जस्ट लव इट ऑल। सामने बैठा लड़का जो कि सुहान ही है, उसने अपने सामने बैठी पाखी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बड़े प्यार से कहा, वह एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला था, नहीं तो मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे पाता ना। एंड आई नो कि तुम्हें ऐसा ही रिजॉर्ट पसंद था हमेशा से, इसीलिए तो मैंने स्पेशली यह तुम्हारे लिए रेडी करवाया है। सुहान की बात सुनकर पाखी ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, सुहान, इस बात से क्या मतलब कि तुमने यह रेडी करवाया है? यह तो इसके ओनर ने रेडी करवाया होगा ना। सुहान ने पाखी की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो मान लिया। बट एक बात बताइए मिसेज मल्होत्रा, क्या आपको यह पता है कि इस रिजॉर्ट का नाम भी मल्होत्रा रिजॉर्ट है? अब की सुहान की बात सुनकर पाखी थोड़ी कंफ्यूज हो गई, पर फिर अचानक ही उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। उसने सुहान से कहा, क्या जो मैं समझ रही हूं वही बात है? सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी जान, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। यह रिजॉर्ट मैंने ही तुम्हारे लिए बनवाया है। सुहान की बात से पाखी बहुत खुश हो गई थी और खुशी के मारे उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। सुहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और वह तुरंत पाखी के तरफ गया। उसने पाखी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से उसकी आंखों को चूम लिया, साथ ही उसने उसकी आंखों में आई नमी को अपने होठों से साफ कर दिया। अब तक उन दोनों का डिनर हो चुका था, इसलिए सुहान ने कुछ पल इसी तरह पाखी के ऊपर झुके हुए ही उसकी आंखों में देखा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ही आज कुछ कर गुजरना चाहते थे। सुहान ने कुछ पल पाखी की आंखों में देखा, फिर उसने पाखी को अपनी गोद में उठा लिया। पाखी ने भी तुरंत ही उसकी नेक के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। सुहान पाखी को अपनी गोद में लिए हुए ही पूल में उतर गया। ठंड का मौसम तो था, पर पूल में रहा पानी बहुत ही गुनगुना सा था। सुहान पाखी को पानी की ज्यादा गहराई में लेकर नहीं गया। सुहान ने पाखी को वहीं पर पूल में खड़ा किया और उसकी बॉडी से अपनी बॉडी को पूरा चिपका लिया। इसी के साथ सुहान ने पाखी के होठों को अपने होठों के बीच ले लिया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। यह किस शुरू तो नॉर्मल किस से हुई थी, पर धीरे धीरे दोनों की किस काफी डीप और पैशनेट होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना दबाव बना रहे थे। कुछ देर की किस के बाद पाखी की सांस फूलने लगी तो उसने सुहान के शोल्डर पर अपने हाथ से मरना शुरू कर दिया। सुहान, जो कि पाखी के होठों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जब उसने महसूस किया कि पाखी उसे छोड़ने के लिए छटपटा रही है तो उसने पाखी के होठों पर एक तेज बाइट करने के बाद उसके होठों को छोड़ दिया। सुहान ने पाखी के होठों को छोड़ा तो वह जोर जोर से खींच खींच कर सांस लेने लगी। सुहान ने कुछ पल पाखी की पीठ को सहलाया और साथ ही उसने कहा, ब्रीथ बेबी, ब्रीथ। उसके कहने पर पाखी धीरे धीरे सांस लेने लगी। कुछ ही देर में उसकी सांस नॉर्मल हो गई। सुहान ने जब देखा कि पाखी की सांसें नॉर्मल हो गई है तो उसने पाखी की नेक पर अपने होठ रख दिए और बहुत ही वाल्डली वह पाखी की नेक को चूमने लगा। पाखी और सुहान इस वक्त पानी में थे तो उनकी ज्यादातर बॉडी पानी में ही थी, जिस कारण सुहान को पाखी की नेक पर पूल के पानी का स्वाद आ रहा था। सुहान टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा वाइल्ड बिहेव कर रहा था। सुहान ने अब तक पाखी की नेक, उसकी कॉलर बोन पर हर जगह अपनी छाप छोड़ दी थी। वह उसकी ड्रेस में से शो हो रहे उसके क्लीवेज को बड़ी ही शिद्दत से देख रहा था। फिर उसने अपने होठ वहां भी रख दिए। दोनों एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे। दोनों यही महसूस कर रहे थे कि यह उनकी वेडिंग फर्स्ट नाइट है। धीरे धीरे उन दोनों के कपड़े उनका साथ छोड़ रहे थे।
दोनों ही बड़ी शिद्दत के साथ अपनी मोहब्बत को एक बार फिर से ला लेना चाहते थे। इसी के साथ पाखी की एक हल्की सी आह निकल गई, क्योंकि सुहान अब तक उसमें एंटर कर चुका था, वो भी काफी तेजी से मूवमेंट करते हुए। जैसे जैसे सुहान की स्पीड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही पाखी की आहें निकल रही थी। पाखी और सुहान दोनों ही गहरी गहरी सांस लिए जा रहे थे। पर आज की रात तो दोनों में से कोई भी रुकने वाला नहीं था। उस पूरे रिजॉर्ट को सुहान ने रिजर्व करवाया हुआ था, इसलिए वहां पर एक परिंदा भी उनकी मर्जी के बिना आने वाला नहीं था। इसलिए तो वह दोनों पूल में ही एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। पाखी और सुहान दोनों का यह प्यार का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों ही इसमें खो जाना चाहते थे। और ऐसा हुआ भी, दोनों ही पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते रहे। दिल्ली, रात का वक्त। मल्होत्रा रिजॉर्ट। इस बड़े से महल जैसे रिजॉर्ट में पूल के पास एक कपल बैठा हुआ था। उनके सामने एक राउंड टेबल रखी हुई थी। यह राउंड टेबल बहुत ही रोमांटिक तरीके से डेकोरेट की हुई थी। इस राउंड टेबल पर बहुत तरह के खाने और पीने का सामान रखा हुआ था। साथ ही सारा पूल साइड एरिया डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पर हर जगह गुलाब के पिंक कलर के फूल थे। पिंक और व्हाइट कॉम्बिनेशन में डेकोरेशन की हुई थी। उस लड़की ने बहुत ही खूबसूरत सी ब्लैक कलर की वी नेकलाइन वाली ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल कर्ली किए हुए थे। उन कपल में से वह लड़की उस लड़के को देखते हुए बोली, सुहान, यह कौन सी जगह है? तुम तो कह रहे थे तुम्हें मुझे किसी से मिलवाना है। वह लोग कहाँ है जिससे तुमने मुझे मिलवाना है? यह ना मेरा ड्रीम प्लेस लग रहा है। यह सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अपने ख्यालों में सोचती थी कि किसी को इस तरह का भी रिजॉर्ट रेडी करवाना चाहिए। ऊपर से इसकी डेकोरेशन, आई जस्ट लव इट ऑल। सामने बैठा लड़का जो कि सुहान ही है, उसने अपने सामने बैठी पाखी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बड़े प्यार से कहा, वह एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला था, नहीं तो मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे पाता ना। एंड आई नो कि तुम्हें ऐसा ही रिजॉर्ट पसंद था हमेशा से, इसीलिए तो मैंने स्पेशली यह तुम्हारे लिए रेडी करवाया है। सुहान की बात सुनकर पाखी ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, सुहान, इस बात से क्या मतलब कि तुमने यह रेडी करवाया है? यह तो इसके ओनर ने रेडी करवाया होगा ना। सुहान ने पाखी की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो मान लिया। बट एक बात बताइए मिसेज मल्होत्रा, क्या आपको यह पता है कि इस रिजॉर्ट का नाम भी मल्होत्रा रिजॉर्ट है? अब की सुहान की बात सुनकर पाखी थोड़ी कंफ्यूज हो गई, पर फिर अचानक ही उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। उसने सुहान से कहा, क्या जो मैं समझ रही हूँ वही बात है? सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी जान, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। यह रिजॉर्ट मैंने ही तुम्हारे लिए बनवाया है। सुहान की बात से पाखी बहुत खुश हो गई थी और खुशी के मारे उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। सुहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और वह तुरंत पाखी के तरफ गया। उसने पाखी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से उसकी आंखों को चूम लिया, साथ ही उसने उसकी आंखों में आई नमी को अपने होठों से साफ कर दिया। अब तक उन दोनों का डिनर हो चुका था, इसलिए सुहान ने कुछ पल इसी तरह पाखी के ऊपर झुके हुए ही उसकी आंखों में देखा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ही आज कुछ कर गुजरना चाहते थे। सुहान ने कुछ पल पाखी की आंखों में देखा, फिर उसने पाखी को अपनी गोद में उठा लिया। पाखी ने भी तुरंत ही उसकी नेक के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। सुहान पाखी को अपनी गोद में लिए हुए ही पूल में उतर गया। ठंड का मौसम तो था, पर पूल में रहा पानी बहुत ही गुनगुना सा था। सुहान पाखी को पानी की ज्यादा गहराई में लेकर नहीं गया। सुहान ने पाखी को वहीं पर पूल में खड़ा किया और उसकी बॉडी से अपनी बॉडी को पूरा चिपका लिया। इसी के साथ सुहान ने पाखी के होठों को अपने होठों के बीच ले लिया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। यह किस शुरू तो नॉर्मल किस से हुई थी, पर धीरे धीरे दोनों की किस काफी डीप और पैशनेट होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना दबाव बना रहे थे। कुछ देर की किस के बाद पाखी की सांस फूलने लगी तो उसने सुहान के शोल्डर पर अपने हाथ से मरना शुरू कर दिया। सुहान, जो कि पाखी के होठों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था,
जब उसने महसूस किया कि पाखी उसे छोड़ने के लिए छटपटा रही है तो उसने पाखी के होठों पर एक तेज बाइट करने के बाद उसके होठों को छोड़ दिया। सुहान ने पाखी के होठों को छोड़ा तो वह जोर जोर से खींच खींच कर सांस लेने लगी। सुहान ने कुछ पल पाखी की पीठ को सहलाया और साथ ही उसने कहा, ब्रीथ बेबी, ब्रीथ। उसके कहने पर पाखी धीरे धीरे सांस लेने लगी। कुछ ही देर में उसकी सांस नॉर्मल हो गई। सुहान ने जब देखा कि पाखी की सांसें नॉर्मल हो गई है तो उसने पाखी की नेक पर अपने होठ रख दिए और बहुत ही वाल्डली वह पाखी की नेक को चूमने लगा। पाखी और सुहान इस वक्त पानी में थे तो उनकी ज्यादातर बॉडी पानी में ही थी, जिस कारण सुहान को पाखी की नेक पर पूल के पानी का स्वाद आ रहा था। सुहान टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा वाइल्ड बिहेव कर रहा था। सुहान ने अब तक पाखी की नेक, उसकी कॉलर बोन पर हर जगह अपनी छाप छोड़ दी थी। वह उसकी ड्रेस में से शो हो रहे उसके क्लीवेज को बड़ी ही शिद्दत से देख रहा था। फिर उसने अपने होठ वहां भी रख दिए। दोनों एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे। दोनों यही महसूस कर रहे थे कि यह उनकी वेडिंग फर्स्ट नाइट है। धीरे धीरे उन दोनों के कपड़े उनका साथ छोड़ रहे थे। दोनों ही बड़ी शिद्दत के साथ अपनी मोहब्बत को एक बार फिर से ला लेना चाहते थे। इसी के साथ पाखी की एक हल्की सी आह निकल गई, क्योंकि सुहान अब तक उसमें एंटर कर चुका था, वो भी काफी तेजी से मूवमेंट करते हुए। जैसे जैसे सुहान की स्पीड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही पाखी की आहें निकल रही थी। पाखी और सुहान दोनों ही गहरी गहरी सांस लिए जा रहे थे। पर आज की रात तो दोनों में से कोई भी रुकने वाला नहीं था। उस पूरे रिजॉर्ट को सुहान ने रिजर्व करवाया हुआ था, इसलिए वहां पर एक परिंदा भी उनकी मर्जी के बिना आने वाला नहीं था। इसलिए तो वह दोनों पूल में ही एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। पाखी और सुहान दोनों का यह प्यार का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों ही इसमें खो जाना चाहते थे। और ऐसा हुआ भी, दोनों ही पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते रहे। अगला दिन, जैसा कि दादी ने सबसे कहा था, सुबह के 6 बजे सब लोग घर पर ही थे। सुहान और पाखी जो कि पिछली पूरी रात नहीं सोए थे, वह भी सुबह 6 बजे घर पहुंच चुके थे। रात को ही सबने दिव्या और देवांश को विशेष दे दी थी। साथ ही उन्होंने एक छोटा सा केक भी कट किया था। उस वक्त पाखी और सुहान पैलेस में नहीं थे, पर बाकी सबने उन्हें खूब सारी विशेष दी थी। घर के बाकी लोग भी जो कि घर पर थे, वह सब उठ चुके थे। फ्रेश होने के बाद 7 बजे से पहले सब लोग नीचे हॉल में आ चुके थे। पंडित जी भी आ चुके थे और उन्होंने ही पूजा करनी थी। इस वक्त सब लोग पूजा में बैठे हुए थे। हवन कुंड के एक एक साइड पंडित जी और उनके सामने गुंजन और नील बैठे हुए थे। गुंजन की गोद में बेबी था। 7 बजे तो पंडित जी ने कहा जजमान पूजा शुरू करते हैं, जिस पर सबने हाँ में सिर हिला दिया। तो पंडित जी ने पूजा करनी शुरू कर दी। पंडित जी ने गुंजन, राज और बेबी तीनों के तिलक लगाया, फिर आगे के मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही देर में उनकी पूजा हो चुकी थी। सबको प्रसाद देने के बाद उन्होंने गुंजन, नील और बच्चे तीनों के सिर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप बच्चे का नाम रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। इसी पल का तो सबको इंतजार था। इसलिए तो जब पंडित जी ने यह कहा तो सभी लोग कहने लगे कि बच्चे का नाम मैं रखूंगा, बेबी का नाम मैं रखूंगा, मेरे पास सबसे अच्छा नाम है। नहीं, मैं नाम रखूंगी, मेरे पास अच्छा नाम है। सब ऐसे करने लगे तो दादी जी ने कहा अगर तुम सब ऐसे करोगे तो हमारे पोते के बहुत सारे नाम हो जाएंगे और हमें सिर्फ उसका एक ही नाम रखना है। इसलिए तुम सब लोग जो भी नाम रखना चाहते हैं उसकी पर्ची डालो और उस पर्ची पर तुम बच्चे का नाम और अपना नाम लिख दो कि जिससे पता चल सके कि यह नाम किसने रखा है। और सारी पर्चियां एक बाउल में डाल लो। उस बाउल को हम हमारी मायरा के आगे रखेंगे ताकि वह अपने हाथ से जो भी पर्ची छुएगी या फिर जो पर्ची मायरा उठाएगी तो उस पर्ची के ऊपर जो नाम लिखा होगा वही हमारे बच्चे का नाम रखा जाएगा। दादी जी का आइडिया सबको अच्छा लगा तो सबने ऐसा ही किया। उन्होंने एक मेड़ से बाउल मंगवाया और कुछ पर्चियां बनाई। उन्होंने सबको एक एक पर्ची दे दी कि वह जो बच्चे का नाम रखना चाहते हैं वह नाम और अपना नाम उस पर्ची में लिख दें। सबने बच्चे का नाम जो वह रखना चाहते थे और अपना नाम पर्ची पर लिखा और पर्ची को बाउल में डाल दिया।
अब यह सबके लिए एक रोमांचक गेम की तरह लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इस बोल में जो पर्ची है उस पर्ची में विनर का नाम लिखा हुआ है और मायरा जब पर्ची उठाएगी तो विनर का नाम घोषित होगा। करीब 10 मिनट बाद सब ने पर्चियां बाउल में डाल दी थी। पाखी ने बाउल में रही पर्चियां अच्छे से मिक्स कर दी। इसके बाद मायरा से दिव्या ने कहा कि वह इस बाउल में से एक पर्ची उठा ले। मायरा जो कि अभी छोटी बच्ची ही थी, उसने बाउल के ऊपर वाली बस एक पर्ची को उठाकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी इस हरकत पर सब मुस्कुरा दिए। तो पाखी ने मायरा के हाथ में रही पर्ची को उसके हाथ से लिया और उसे खोलकर देखा तो पर्ची पर एक नाम लिखा हुआ था जो कि था गुणराज, और यह नाम नील ने लिखा था। गुणराज नाम वैसे ही सबको बहुत सुंदर लगता तो सब ने नील की तरफ देखा। तो नील ने कहा, क्या आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भले ही राज दुनिया में नहीं है पर यह बेबी राज और गुंजन के प्यार की निशानी है, तो मैं चाहता हूं कि इसका नाम गुणराज ही रहे। गुंजन का गुण और राज का राज, गुण प्लस राज गुणराज। नील की बात सुनकर गुंजन की आंखों से आंसू झलक उठे थे। वहीं सब लोग नील की इस बात पर बहुत ही खुश हुए थे। यह बात जो नील ने अभी कही थी, इस बात से पता चलता है कि नील ने बच्चे और गुंजन को पूरे दिल से अपनाया है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गुंजन पहले राज की पत्नी रह चुकी है और यह बच्चा भी उसका अपना नहीं है, बल्कि वह तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे यह उसी का बच्चा है। तो अब फाइनल रहा, अब कोई बहस नहीं होने वाली थी, क्योंकि बच्चे का नाम फाइनल हो चुका था जो कि था गुणराज रायचंद। सब बेबी के नाम से बहुत खुश थे। बेबी का नामकरण और पूजा हो गई तो अब पंडित जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सबने ब्रेकफास्ट किया। आज शाम को दिव्या और देवांश की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी, जिसमें सिर्फ घर के ही लोग थे। बाहर से किसी को भी बुलाया नहीं गया। पाखी, दिव्या और गुंजन इस वक्त एक ही कमरे में बैठी हुई थी। उनके पास ही गुणराज और मायरा भी बैठे हुए थे। पाखी बार बार उबासी ले रही थी, और यह जब दिव्या ने नोटिस किया तो उसने पाखी को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, बहुत उबासियां ले रही है? लगता है सुहान ने पूरी रात सोने नहीं दिया। इतना कहकर दिव्या ने आंखों में शरारत लेके पाखी को देखा। पाखी दिव्या की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी, पर तभी उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में भी शर्म की जगह शरारत ने ले ली। पाखी ने अपनी आंखों में शरारत लेकर दिव्या से कहा, हाँ सही कहा तुमने। सुहान ने मुझे रात को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे कल दिन में देवांश भाई तुम्हें ट्रीट के रहे थे। पाखी की बात सुनकर दिव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, साथ ही उसकी गाल शर्म से लाल हो गई। वहीं गुंजन उन दोनों की ऐसी नोटी बातें सुनकर खुलकर हंस दी। गुंजन के हंसने पर दिव्या और पाखी दोनों ने गुंजन की तरफ देखा। दोनों ने एक साथ चिढ़ते हुए कहा, तुम क्या इतना हंस रही हो? क्या नील तुम्हें वो वाला प्यार नहीं करता जो तुम हम दोनों पर हंस रही हो? दिव्या और पाखी की बात सुनकर गुंजन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिव्या और पाखी को देखा।